Yes, hello students. In the previous classes, we have discussed about electrostatics. In electrostatics, we have discussed about electric charge and electric field. In electric charge, we know that the unit of electric charge is coulomb, and the method by which a body is charged, that is, a first law is friction law, second law is a contact law, and third law is by induction. Now we will discuss about the force between two charge body. Now we will discuss about the force between two charge body. The force which is applied between two charge body is known as electrostatic force. Electrostatic force. Suppose two point charges Q1 and Q2 are separated by a distance r in vacuum. यानी अपने पास दो चार्जेस हैं. फर्स्ट चार्ज इज Q1 एंड सेकेंड चार्ज इज Q2. इनको हमने वैक्यूम में स्मॉल r डिस्टेंस पे इन दोनों को हमने रखा है. इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r. अपन कहेंगे कि इस Q1 पे द चार्ज बॉडी Q1 पे कितना फोर्स लगेगा Q2 की वजह से, और Q2 पे Q1 की वजह से कितना फोर्स लगेगा. अपन एज्यूम कर लेते हैं कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो F लगेगा. ठीक है, इसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा है तो इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन का होगा. अपन बात करें इसकी वजह से Q2 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लगेगा दैट इज F. यानी हमारे पास जो ये फोर्स F लगेगा इसको अपन किस लॉ से फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. द लॉ बाय विच वी फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट लॉ इज नोन एज कूलॉम्स लॉ. The statement of Coulomb's law is that the force of interaction between two charges, the force of interaction between two charges is directly proportional to the product of these charges. अपन बात कर रहे हैं फोर्स F की, is directly proportional to product of these charges. तो प्रोडक्ट क्या होगा टू चार्जेस का? That charge is Q1 and that charge is Q2, and the product is Q1 multiply Q2. The product of these charges and inversely proportional to the square of distance between them. Inversely proportional in F is inversely proportional to square of distance between them. Please suppose that the distance is R in vacuum, तो R का स्क्वायर 1/, इन दोनों को अपन एक साथ करें तो हमारे पास जो F का वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अपन इसकी वैल्यू को आगे पुट करें, कांस्टेंट को सिंबल को हटाएं तो हमारे पास जो फोर्स बनेगा वो क्या बनेगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. यहाँ जो K है यह K is electrostatic constant in MKS. MKS में इसका वैल्यू क्या होगा, तो K बराबर अपन लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट. एप्सिलॉन नोट क्या है, पाई को अपन जानते हैं, एप्सिलॉन नोट क्या होता है इसको अपन बताएंगे अभी. इसका जो वैल्यू होता है वो होगा 9 × 10⁹. इसका अपन यूनिट फाइंड करें K का तो अपने पास क्या आएगा, तो F that has the force and that has the unit of Newton. तो न्यूटन एंड मल्टीप्लाई डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर. डिस्टेंस इज फाइंड इन मीटर, and Q1 and Q2 that is charge on a body, that is unit of charge is coulomb, and coulomb is indicated by C and coulomb square. That is the value of a K electrostatic constant in MKS. K is equals to 1/4 pi epsilon naught 9 × 10⁹. And the value of epsilon naught is electrical permittivity of free space. इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. और इसका जो वैल्यू होगा
एप्सिलॉन नॉट का, वो क्या होगा अपन बात करेंगे। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसका जो यूनिट होगा वो के का क्या होगा जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। के का क्या होगा जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जहां ये वैल्यू आई है वहां ये ऊपर चली जाएगी या नीचे आ जाएगी। तो अपने पास यूनिट क्या होगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो अपन कुछ बातें और करते हैं इसके बारे में कि यहाँ जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसका वैल्यू तो किस फॉर्मूले से निकलेगा। तो अपन कहेंगे F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसा कैसा लॉ हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने यहाँ डिस्कस किया था कि एक मास की बॉडी है m1 मास की, एक m2 मास की बॉडी है, दोनों को कुछ डिस्टेंस में हमने सेपरेट किया है। तो वहाँ जो यूनिवर्सल लॉ है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसका वैल्यू अपन कैसे फाइंड करेंगे, तो वो भी हमारे पास ऐसे ही आ रहा था। तो हम यहाँ बात करेंगे कि ये जो फोर्स है ये कहाँ लगेगा। तो अपन कहेंगे इट मीन्स द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट एक्ट along the line joining of two charges, यानी ये यहाँ पे लगेगा। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी कि जो दोनों की लाइन ज्वाइन कर रहे हैं उन लाइन ज्वाइन जो अपन लाइन उनसे ज्वाइन करेंगे वहां से वैल्यू हमें वहां उस फोर्स का डायरेक्शन होगा। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ का पहले चार्ज जो Q1 चार्ज बॉडी है Q2 चार्ज बॉडी का जो डिस्टेंस लेंगे वो हम सरफेस वाली डिस्टेंस नहीं लेंगे, हम सेंट्रल डिस्टेंस लेंगे। यानी इस बॉडी के सेंटर से इस बॉडी के सेंटर तक की अपन डिस्टेंस यहाँ पे एज्यूम करेंगे। ये वाला फोर्स F और ये वाला फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा बट डायरेक्शन ही एक दूसरे के क्या होगी ऑपोजिट होगी। डायरेक्शन ही एक दूसरे के क्या होगी ऑपोजिट होगी। तो यहाँ हमने F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये K का वैल्यू लिख दिया, फिर हमने एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। अब अपन मैं CGS की बात करूं तो इन CGS द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू 1। इन CGS द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा। यानी इसका जो वैल्यू है वो CGS में क्या होगा, CGS यूनिट सिस्टम में क्या होगा इसका, CGS में इसका जो वैल्यू होगा K इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा। इन CGS इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 1 अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द मैग्नीट्यूड of electrostatic force can be find by using the formula of Coulomb's law, that is F बराबर 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. We know all these quantities. Now we will discuss about the nature of electrostatic force यानी attractive nature और repulsive nature. Next, nature of electrostatic force. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कब हमारे पास नेचर अट्रैक्टिव होगा, कब हमारे पास नेचर रिपल्सिव होगा। जैसे हम लोगों ने बात की थी लाइक चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हम लोगों ने बात की थी सेम जो चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे, और अनसेम चार्ज होंगे अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। तो कौन सा सिंबल F का आएगा तो हमारा फोर्स रिपल्सिव नेचर का होगा, और कौन सा आएगा तब अट्रैक्टिव नेचर का होगा, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में Q1 और Q2 के सिंबल्स अपन लें तो फोर्स के अपन सिंबल्स बताएंगे। अपने पास इस तरह से ले लेते हैं Q1 Q2 और F, ठीक है। अब अपन यहाँ बात करें कि Q1 की वैल्यू मैं पॉजिटिव ले लूँ, पॉजिटिव नेचर का चार्ज ले लूँ, और Q2 की वैल्यू भी मैं पॉजिटिव ले लूँ, तो हमें इनसे वैल्यू ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, बाकी सब हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव है। अपन जानते हैं K बराबर अपने पास क्या था 9 × 10⁹, दैट इज ए पॉजिटिव वैल्यू, एंड स्क्वायर में हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो ये पॉजिटिव तो टोटल F भी हमें क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, और सेम चार्जेस हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो अपन क्या बोलेंगे रिपल्सिव नेचर। यहाँ नेचर कौन सा होगा रिपल्सिव होगा।
नेक्स्ट अपन बात करें ये चार्ज नेगेटिव हो और ये चार्ज भी क्या हो, नेगेटिव, यानी Q1 की वैल्यू हमने नेगेटिव ले ली और Q2 का वैल्यू भी हमने क्या ले लिया है, नेगेटिव ले लिया है। तो F किस नेचर का होगा, तो F हम कहेंगे सिमिलरली ये नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होने के बाद हमेशा किस तरह का नेचर मिलेगा, हमें पॉजिटिव का मिलेगा। और यानी पॉजिटिव में हमारे पास फिर से रिपल्सिव नेचर का होगा, क्योंकि अपन जानते हैं अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। फिर अपन बात करें एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, तो मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ और इसको नेगेटिव लूंगा, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो अपने पास जो टोटल मैग्नीट्यूड मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। और नेगेटिव मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अपन कहेंगे कि यदि हमें F का साइन क्या मिले, नेगेटिव साइन मिले, तो हमारा जो फोर्स होगा वो किस तरह का होगा, अट्रैक्टिव नेचर का। किस नेचर का होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। नेक्स्ट अपन बात करें इसके सिंबल चेंज कर देते हैं, ये नेगेटिव का हो गया और ये पॉजिटिव होगा, तो भी हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। और नेगेटिव में हमारा नेचर किस तरह का होगा, अट्रैक्टिव नेचर का हमें फोर्स मिलेगा। थैंक यू। यस स्टूडेंट्स, अब तक हमने डिस्कस किया था कि कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें और इसकी जो नेचर है, रिपल्सिव नेचर है या अट्रैक्टिव नेचर है, कैसे निकालें। अब हम डिस्कस करेंगे, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इट मींस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स in vector. We know that a vector has magnitude and direction. We have also discussed in Coulomb's law about magnitude. Now we will discuss about the direction of Coulomb's law. अब हमने बात किया था कि ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये दोनों चार्जेस को लाइन ज्वाइनिंग करते हैं वहां अप्लाई होता है। तो अपन एक कंडीशन एज्यूम करते हैं, द कंडीशन इज let the position vector of charges q1 and q2. Charges q1 is placed here and q2 is placed here, and position vectors of q1 and q2 be r1 and r2 respectively as shown in figure. r1 is the position vector of q1 charge and r2 is the position vector of q2 charge, and the line joining of two charges is that this is the line joining of two charges. अब अपन बात करेंगे सिंपली टर्म्स में कि F12 और F21 क्या, व्हाट इज F12 एंड व्हाट इज F21। अपन बात करेंगे F12 मींस होगा फोर्स ऑन चार्ज Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय Q2 दैट इज रिटर्न, दैट इज डिनोटेड बाय F12, दैट इज डिनोटेड बाय F12। F12 मींस force on charge q1 by q2, as similarly F21 is denoted by force on charge q2 by q1. That is the simple terms. अब अपन बात करें तो F12 यानी force on charge 1, force on charge q1 और 1, that is by q2, that is the direction, and that is denoted by F12. Similarly F21 charge force on charge q2 by q1, that is F21। अब अपन इनकी डायरेक्शंस की रेस्पेक्टिव इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखें। वहां अपन डिस्टेंस की बात कर रहे थे तो वहां सिंपली r लिख रहे थे, यहाँ अपन अलग अलग डिस्टेंस लिखेंगे। मैं लिखूं R21, इन F12 के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, R21, और जिसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो अपन करेंगे इस तरफ होगा, इसका जो वैल्यू होगा डायरेक्शन वो इस तरफ होगा, क्योंकि जो डायरेक्शन F121 की है वो केवल डायरेक्शन R21 की होगी। सिमिलरली अपन बात करें इसका जो डिस्टेंस होगा वो कौन सा लेंगे, R12 लेंगे। मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगी, डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होंगी, तो इसका डायरेक्शन का एरो अपन इस तरफ लेंगे। ऐसे ही अपन बात करें कि ये दोनों वैल्यूज मैग्नीट्यूड में तो क्या होंगी, इक्वल होंगी, बट रिजल्टेंट में ये वैल्यू क्या होंगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो अपन इनको शो करने के लिए ये सिंबल जनरली यूज कर लेते हैं, F12 बराबर F21। ये तो हमने मैग्नीट्यूड इक्वल कर दिया, यहाँ हम माइनस का साइन लगाते हैं तो हम कह सकते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन। सिमिलरली हम R12 और R21 के लिए भी ये अप्लाई कर सकते हैं।
ये मैंने वेक्टर लगा दिए, ये मैंने माइनस का सिंबल लगा दिया। तो अपन ऐसे इनको भी बोल सकते हैं। अब अपन इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ओ, इस पॉइंट को मैं दे देता हूं ए, इसको मैं भी दे देता हूं बी। इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी हम हमारे पास ट्राइंगल लो दो साइड से लगा सकते हैं। जैसे इस साइड से R1 प्लस R21 इज इक्वल्स टू R2। क्या लिखेंगे? R1 प्लस R21 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? R2। ये लिख सकते हैं अपन। हम जानते हैं कि ट्राइंगल लो में पहले वेक्टर का इनिशियल, दूसरे का फाइनल, दूसरे का फाइनल, लास्ट का इनिशियल, इस तरह से अपन यूज करते हैं। ये वाले डायरेक्शन, ये वाले डायरेक्शन, तो ये वाला अपना रिजल्टेंट शो होगा। रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स। हम R21 का वैल्यू निकालना चाहें